नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं बीएल डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के अंदर हाल ही में एक एग्जाम हुआ है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक एग्जाम करवाती हैं और इस एग्जाम का नाम है बीएससी नर्सिंग। और ये 2023 वाला जो एग्जाम हुआ है इसमें हम मुख्य रूप से बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि साइंस से संबंधित, लैब असिस्टेंट से संबंधित, बीएससी नर्सिंग से संबंधित कोई भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ट्रिपल फ्यूजन का जो सही वर्णन है वो कौन सा है। देखो, ट्रिपल फ्यूजन है वो क्या होता है। जो बीजांड होता है उसके अंदर एक ध्रुवीय केंद्रक होता है। यदि ध्रुवीय केंद्रक से जाकर के नर युग्मक मिल जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल जो फ्यूजन। अब देखो, इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रों को के साथ संलयन हो जाते हैं। अब दो ध्रुवीय केंद्रक, यदि दो ध्रुवीय केंद्र यानी कि दो यहां पर जो ध्रुवीय केंद्रक होता है उनके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जाकर के युग्मक मिल जाएगा तो यहां पर तीन, यहां पर क्या हो जाएगा, तीन यहां पर हो जाएगा इसके अंदर केंद्रक। इस प्रकार के संलयन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद में जो क्वेश्चन है क्या है, शुक्राणुकरण, और इंग्लिश में देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, हिंदी में इसको वीर्यसेचन भी कह सकते हैं। अब वीर्यसेचन का मतलब यहां पर क्या है, शुक्राणु का अंततः वीर्य नलिकाओं की गुहा में निकलना क्या कहलाता है, शुक्राणुकरण या वीर्यसेचन कहलाता है। फिर अगला जो ऑप्शन है, सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन क्या है, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन है, उसके अंदर कौन सा हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन है वो प्रेरित करता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलएस, मुख्य हार्मोन है इसमें। एलएस जो हार्मोन है वो इसमें मुख्य हार्मोन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। फिर यहां पर देखो, एंडोमेट्रियम किसकी परत है। अब देखो साथियों, एंडोमेट्रियम जब हम गर्भाशय पढ़ते हैं तो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, यानी कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा ही सीधा होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खोजे जाने वाला पहला प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है वो कौन सा है। तो यहां पर देखो, जो हिंड यानी कि SIND सेकंड है वो सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंध जो एंडोन्यूक्लियेज है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक घटक है। तो इसमें ऑप्शन एक है किशोर स्वास्थ्य, और 2 नंबर ऑप्शन है यहां पर प्रभावी जो परिवार नियोजन, 3 नंबर है बांझपन और अन्य प्रजनन विकारों की रोकथाम और प्रबंधन, और जो नेक्स्ट 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि जो सभी सही है। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है ना, इसके लिए सही कहा जाता है या इनका अदर नाम क्या है। जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम है, इसको यह भी कहा जाता है तो आणविक कैंसी कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है, कौन सी सहेली एक महिलाओं में क्या है, मुख यानी मुख से लेने वाली एक गर्भ निरोधक गोली है, ये किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि CDRI लखनऊ के द्वारा ये सहेली नामक गोली है वो विकसित की गई, यानी जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि
जब माता के गर्भ के अंदर भ्रूण होता है, उस भ्रूण के अंदर आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस द्रव लिया जाता है और उससे परीक्षण किया जाता है। तो ये एमनियोसेंटेसिस है, इससे किसका पता लगता है? आनुवांशिक बीमारियों का, यानी कि जो वंशानुगत रोग होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि जो हाथी पांव जो रोग होता है ये किसके संक्रमण से होता है? एलिफेंटियासिस जो रोग होता है वो किसके संक्रमण से होता है? तो यहां पर वुसेरिया जो बैनक्राफ्टी है उनके द्वारा क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है। निम्न यहां पर ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के लिंग से जुड़ा रोग है? अब यहां पर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो यहां पर आ जाएगा सेक्स जो लिंकेड डिजीज कौन सी है, यानी कि लिंग सहलग्न रोग कौन सा है। हिंदी में ऐसे बोले तो सही उच्चारण क्या हो जाएगा? लिंग सहलग्न जो संलग्न है वो रोग कौन सा है। तो सही उच्चारण यहां पर आप इंग्लिश इसमें देखो, हिंदी के अंदर बहुत सारी अशुद्धि है तो आप इंग्लिश वर्ड को ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर इंग्लिश का सीधा ट्रांसलेट किया गया, यहां पर टाइप नहीं किया गया। ठीक है, ऑटो ट्रांसलेट किया गया तो बहुत सारी गलतियां हैं। तो इसमें जो लिंग संलग्न बीमारी है वो यहां पर कौन सी हो जाएगी? रंग दृष्टिहीनता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है यहां पर ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जो रंग दृष्टिहीनता बीमारी है ये लिंग संलग्न बीमारी होती है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जो देखो डाउन सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम? एक आनुवांशिक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। इसमें ट्राइसोमिक स्थिति निम्न के कारण होती है। डाउन सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। अब वो कहां पर होता है? गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति पाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन ए है वो यहां राइट हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्र की संख्या में 21वीं जोड़ी के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी है वो कौन सी होती है? डाउन सिंड्रोम होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोलॉजी का जो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य होमो सैपियंस के विकास के चरणों का सही क्रम कौन सा है? यानी कि मनुष्य जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस, उसका विकास कैसे हुआ है उसके बारे में सही क्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद में कौन सा आया? होमो इरेक्टस, उसके बाद में नींडरथल मानव, उसके बाद में आधुनिक मानव जिसको हम सामान्यतः होमो सैपियंस कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, प्रोटोकॉल हुआ था, वो आपको यहां पर उससे संबंधित क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर यहां पर 1987 में मॉन्ट्रियल, यानी कि जो कनाडा के, मॉन्ट्रियल एक स्थान है कनाडा के अंदर, इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। और जो 1989 के अंदर प्रभावी हुई थी ये। और उसके बाद में इसके ये जो संधि है ये किसके नियंत्रण से संबंधित है? तो सीधा सा इसका आपको आंसर ध्यान होना चाहिए कि ओजोन क्षयकरण पदार्थों के उत्सर्जन से संबंधित ये संधि की गई थी। ठीक है, और प्रभावी कब हुई थी? प्रभावी हुई है 1989 को और 1987 को ये संधि हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 82 नंबर की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है वो किसके द्वारा की गई है? ठीक है, अब देखते हैं यहां पर ऑप्शन जो राइट है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट है वो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी में यहां पर अलेक जेफ्रीज जो वैज्ञानिक है, इन्होंने डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग तकनीक है वो विकसित की। अगला जो क्वेश्चन है 83 नंबर, जो ट्रांसजेनिक गाय, यानी कि जिसको रोजी कहा जाता है, यानी कि एक ट्रांसजेनिक गाय है जिसका नाम क्या है? रोजी गाय है। इसके दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि मानव यहां पर अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, कौन सी है? अल्फा लेक्ट क्या है? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो इस ट्रांसजेनिक रोजी गाय के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या क्या है, समरूपता यानी कि अपसारी विकास पर आधारित है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय अंग का उदाहरण है। सजातीय अंग यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस जो ऑर्गन है वो कौन सा है। तो इसमें सीधा सा याद रखना है कि आपको ध्यान क्या रखना कि बोगेनविलिया का क्या है, बोगेनविलिया का कांटा, बोगेनविलिया का कांटा, कुकुरबिटा के क्या है, परतान, कुकुरबिटा के परतान आपस में क्या है, समजात हैं। क्या है, समजात हैं। अब समजात का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति और संरचना में समान है लेकिन कार्य में भिन्न है। अब यहां पर एक तो कांटा है, एक परतान है। कांटा क्या करता है, रक्षा करता है, लेकिन परतान है वो बेल को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। तो कार्य तो हो गया भिन्न लेकिन क्या है, उत्पत्ति इनकी समान होती है, इसलिए समजात अंग है। तो इसमें जो समजात अंग पूछा, सजातीय अंग का मतलब समजात, समजात का मतलब होमोलोगस, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा जो है वो सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है। इसमें लिखा हुआ कैसे है कि बोगेनविलिया कुकुरबिटा के कांटे और टेंड्रिल, टेंड्रिल मतलब परतान, लेकिन यहां पर ऐसे बोगेनविलिया और कुकुरबिटा ये नाम पहले लिख दिया, फिर इनके जैसे बोगेनविलिया के कांटे हैं तो कांटे और टेंड्रिल बाद में लिख दिया, यानी कि क्रमवाई लिखा। यहां पर ऐसे लिखता है कि कर्मस कर्मस, तो यहां पर इस प्रकार से लिखते। तो थोड़ी सी ट्रांसलेट के अंदर अशुद्धि है, तो इसमें ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से डीएनए, डीएनए निम्नलिखित में से किससे बना होता है। अब डीएनए किससे बनता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा और किससे, फॉस्फोरस से। उसके बाद में यहां पर ऑप्शन जो राइट है वो ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अगला जो क्वेश्चन है 86 कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन यानी कि एमटीपी कहते हैं। एमटीपी है यानी कि गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। यानी कि एमटीपी करवाते हैं, यानी कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी यानी कि सुरक्षित गर्भा, जिसको क्या बोलते हैं, सुरक्षित यानी कि सुरक्षित तरीके से जो एमटीपी होती है ना वो कितने महीने तक मानी जाती, तो 6 महीने तक। कितने, 6 महीने तक या 24 सप्ताह तक, 24 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती हैं एमटीपी। उसके बाद में यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है 87। 87 यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी कि ई कचरा जिसको कहा जाता है। क्या होता है ई कचरा, क्या है, विषैले धातु, आयन और कार्बनिक यौगिक, अपूरणीय कंप्यूटर, बैटरियां और अन्य सूक्ष्म जीव। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा कि यह सब क्या है, ये ई कचरे हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टोटीपोटेंसी। क्या, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, पूर्ण सशक्ता यानी कि कोई एक पादप का कोई एक भाग है जिससे पूरा पादप विकसित कर सकते हैं, तो यही क्या है, टोटीपोटेंसी। यानी कि किसी भी सेल, सेल का मतलब कोशिका या फिर एक्स प्लांट से पूरा पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है 89। क्या है, 89। अब देखो इसमें टोटीपोटेंसी में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 कि किसी पारिस्थितिक तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी नेट जो प्रोडक्ट है, तो इसमें जो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर देखो कि एक तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अपना उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर, सकल प्राथमिक उत्पादकता घटा, श्वसन हानि। अब देखो यहां पर जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। तो यहां पर घटा का मतलब क्या है, माइनस है, नेगेटिव, यानी कि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन हानि को घटा देंगे तो हमारे पास में एनपीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनपीपी आ जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला यहां पर लिखा है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या है, तो यहां पर जिटोनोगैमी ये एक प्रकार का क्या है, स्व परागण का प्रकार है। स्व परागण का क्या है, स्व परागण का प्रकार है। तो इसमें होता क्या है, जिटेनोगैमी के अंदर होता क्या है कि एक ही पादप के अंदर
एक ही पादप के अंदर कोई एक पुष्प है, वहां से पराग कण निकल करके उसी पादप के दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं और परागण प्रक्रिया होती है, तो इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी। यानी कि पराग कणों का एक पराग कोश से एक ही पौधे के एक ही फूल में, अब देखो एक ही पौधा है और उसी फूल पर है, तो ये तो हो गया कैंसल। देखो यहां पर देखो, पराग कणों का पराग कोश से उसी पादप के दूसरे फूल, यानी कि एक पादप है, उस पादप के एक फूल से दूसरे फूल की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं जब परागकण, तो इसको क्या बोलते हैं? जिटेनोगैमी। यानी कि बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अब देखो, इसमें टोटल क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 90 क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के हैं, सॉरी 90 नंबर क्वेश्चन है वो लास्ट बायोलॉजी का है। तो ये हमारा बायोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए और आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और यदि आप इस वैकेंसी की तैयारी बढ़िया तरीके से की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई भी विद्यार्थी हैं जो लैब असिस्टेंट, जो जिसकी योग्यता क्या है? 12th साइंस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, मैथ यदि आपके सब्जेक्ट हैं, या फिर 12th के अंदर जियोग्राफी सब्जेक्ट हैं, तो आप राजस्थान के अंदर आने वाली लैब असिस्टेंट वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। तो मैं लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड BL डूडी हूं और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BL डूडी सर, इस पे आपको लैब असिस्टेंट से संबंधित सारी जानकारियां अवेलेबल करवा दी जाएगी या करवाता रहता हूं। और मेरा एक एप्लीकेशन है सर्वो, जिसका नाम क्या है? सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। इस एप्लीकेशन पे लैब असिस्टेंट साइंस का पूरा कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो ये मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब देखो साइंस के अंदर क्या होते हैं, लैब असिस्टेंट साइंस की वैकेंसी आती है, उसमें 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। और पूरा कोर्स के सारे कोर्स के यहाँ पर आपको पूरी क्लास की वीडियो भी मिल जाएंगे, नोट्स की PDF मिल जाएगी और हर टॉपिक का आपको टेस्ट मिल जाएगा, फिर एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस तरीके से फुल गाइडेंस के साथ में कंप्लीट तैयारी है वो करवाई जाएगी। इस तरीके से यदि आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि आने वाली जो BSc नर्सिंग की वैकेंसी है उसका भी कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसके संबंध में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कौन कौन साथी हैं वो अगली आने वाली वैकेंसी की तैयारी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।